चलिए अब देखिए यहां पे हम इस कोड का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब कि अपन इस कोड को देखें कि इसके अंदर क्या आएगा। मतलब पहला पेज खोलते से हम समझे तो सही कि इसमें है क्या। देखो मैं नहीं कहूंगा, मैंने नहीं किया ये क्लासिफिकेशन करते हैं, एजुकेशनिस्ट लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो इस कोड को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। पहली चीज जनरल प्रिंसिपल्स और दूसरी चीज स्पेसिफिक ऑफेंसेस। अगर आप इस बेयर एक्ट को पढ़ने बैठोगे तो आपको ये चीज अपने दिमाग में रखना है कि जो पूरा आईपीसी है, कंप्लीट आईपीसी, उसके अंदर बेसिकली बस दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी? एक तो जनरल प्रिंसिपल्स है और दूसरा है स्पेसिफिक ऑफेंसेस। अब उसमें भी मैंने आपको बताया था कि टोटल 25 चैप्टर्स है। मैंने वो ए बी सी वाले कैलकुलेट नहीं करे, आप समझ जाना। सपोज करो 9A है तो वो 9A कहां फॉल करेगा? 8 to 25 के बीच में, ऐसा समझ जाना, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल जो है वो आईपीसी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक है, और स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो है वो चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 25 तक है। ठीक है, इतना समझना। जनरल प्रिंसिपल्स चैप्टर 1 to 7, स्पेसिफिक ऑफेंसेस चैप्टर 8 to 25। अब आप सोचोगे कि जनरल प्रिंसिपल क्या है। मैं आपको बता दूं, जनरल प्रिंसिपल के अंदर वो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी से डील करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस वगैरह सब इसके अंदर आ गया। मतलब क्राइम क्या होता है, ठीक है, कोर्ट का मीनिंग क्या होता है, जज का मीनिंग क्या होता है ना, ये सारी चीजें। हमारा जो सीआरपी, अपना जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, वो अप्लाई कहाँ होता है, कैसे अप्लाई होता है, इंडिया के बाहर भी अप्लाई होता है या नहीं होता है। अब देखो ये सारी चीजें ऑफेंसेस नहीं, ये हम उसके बारे में एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। ऑल दीज आर जनरल प्रिंसिपल जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि आईपीसी के अंदर और क्या क्या चीज है। आईपीसी के अंदर बेसिकली हमें जो पता होता है वो ये कि उसके अंदर ऑफेंसेस है कि अच्छा किसी का सामान चोरी कर लिया मतलब कि थेफ्ट है, अच्छा डकैती करिए, अच्छा रॉबरी करिए, अच्छा मर्डर हुआ है। ये सारी चीजें जो हम देखते हैं ये सब क्या, ये सब स्पेसिफिक ऑफेंसेस होते हैं। अब ये सारे स्पेसिफिक ऑफेंसेस की खास बात क्या? खास बात ये कि जितने भी स्पेसिफिक ऑफेंसेस होते हैं ये सब हमको चैप्टर 8 से 25 तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा इस इंडियन पिनल कोड का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है 7th चैप्टर तक, वहां पे हमें कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ वहां पे प्रिंसिपल्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम चैप्टर 8 पे पहुंचेंगे तो 25 तक, यानी कि जहां तक आईपीसी खत्म हो जाता है वहां तक हम सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी 6 कैटेगरी में क्लासीफाई किए हैं। मैंने इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला, ऑफेंसेस अफेक्टिंग स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री होता है, ठीक है। उनके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं जो कि चैप्टर 6 और 7 में मिलेगा। उसके बाद ऑफेंसेस अफेक्टिंग कॉमन वेल बींग। कॉमन वेल बींग का मतलब जनरल, सबसे ज्यादा चैप्टर इसी में। कॉमन वेलबींग जैसे फॉर एग्जांपल न्यूसेंस हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का पालन नहीं किया, ये सारी चीजें ऑफेंसेस अफेक्टिंग कॉमन वेलबींग के अंदर आ जाती है। ये इतने सारे चैप्टर इसके अंदर मौजूद है। फिर आता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ये वाला चैप्टर तो एक ही है बट ये सबसे कॉमनली होने वाले ऑफेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस। अब ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट मतलब इसमें मर्डर भी आ गया, रेप भी आ गया, इसमें हर वो ऑफेंस आ गया जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होता है, ठीक है। फिर आता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर ये दो चैप्टर आ गए। अब इसमें क्या आ सकता है? 420 आ सकता है, थेफ्ट आ सकता है, 420 यानी कि फ्रॉड, चीटिंग, सब इसके अंदर आ गया प्रॉपर्टी वाले में। फिर आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ये अब देखो इसमें ये ए दिख रहा होगा आपको, 20A। जहां भी ए बी सी दिख जाए समझ जाना कि वो बाद में न्यूली एडेड चैप्टर है, ठीक है। तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में क्या आ गया? बाइगेमी आ गया, है ना। इस तरह के ऑफेंसेस 498A आ गया, है ना। घरेलू हिंसा वगैरह, ये सब चीजें ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज कहलाते हैं। और फिर आखिरी आता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग रेपुटेशन। अब ये रेपुटेशन वाली जो चीज है, ये चैप्टर जो है आखिरी के आखिरी आखिरी में आते हैं 21 22। ये रेपुटेशन के अगेंस्ट, जैसे कि किसी की बदनामी कर देना, मानहानि कर देना, रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करना, वो पर्टिकुलर ऑफेंसेस क्या क्या है वो अपन उन चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी से सिर्फ इतना पढ़ लेना कि ये 6 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे कर रखे हैं, 6 कैटेगरीज में हमने इन्हें डिवाइड करके रखा है, ठीक है। ये पूरे आईपीसी का अपन ने एक जनरल क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर दिया। अब तो इतना तो क्लियर हो चुका होगा आप लोग को कि क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो पहला है जनरल प्रिंसिपल और दूसरा है स्पेसिफिक
ऑफेंसेस। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी अपन। अब देखो, अभी भी आईपीसी के अंदर जाने के पहले एक और चीज मुझे आपको यहाँ पे बताना जरूरी लग रही है, तो पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आईपीसी के अंदर जाएंगे। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना एक्स्ट्रा, ताकि कभी भी आईपीसी के अंदर कहीं पे इनकी जरूरत पड़ जाए या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कोई एमसीक्यू आपको दिख जाए तो फिर आप लोग को लगेगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं है ना। तो मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखिए, किसी भी कंट्री में जो क्रिमिनल जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के सिस्टम हुआ करते हैं, यानी कि कोई क्राइम अगर होता है, जैसे आप इंडिया की बात करो, अगर कोई क्राइम हुआ, सपोज करो मर्डर हुआ, तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, उस मर्डर की कोई ना कोई जाके इंफॉर्मेशन पुलिस को देगा कि भाई साहब देखो जाके वहां पे आगे किसी का मर्डर हो गया। पुलिस विल गो देयर, पुलिस वहां जाएगी, पुलिस वहां पे चेक करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, आस पड़ोस में पूछताछ करेगी, सब करेगी। उसके बाद पुलिस क्या करेगी, क्रिमिनल को ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर मान लो क्रिमिनल मिल गया, तो पुलिस उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। मजिस्ट्रेट पुलिस से पूछेगा कि भैया फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करने की तैयारी कर लो, फटाफट फटाफट देख लो किसने क्या किया, इसने मर्डर क्यों किया, कैसे किया, सब कर लो। जब पुलिस एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर लेगा तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जो पुलिस ले जाके मजिस्ट्रेट को दे देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हुआ क्या, चूंकि ये मर्डर का केस है, यानी कि आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मर्डर का केस एक मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता, वो सेशन कोर्ट उसको ट्राई करती है। ठीक है, तो चलिए मजिस्ट्रेट ने क्या किया, मजिस्ट्रेट ने उस केस को उठा के सेशन कोर्ट में भेज दिया कि ये मर्डर का केस है, हम ट्राई नहीं करेंगे। अब सेशन कोर्ट क्या करेगी, वहां पे कौन बैठा है, एक जज बैठा हुआ है। वो जज क्या करेगा, वो जज उन सारे इन्वेस्टिगेशन को देखेगा जो पुलिस ने किए हैं, फिर वो जज चुपचाप अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाएगा, है ना। वो चुपचाप अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाएगा और वो बस देखेगा, वो खुद से अब कुछ नहीं करेगा, अब वो देखेगा। आप सोचोगे किसको देखेगा, तो देखो एक तरफ तो वो जिसने कंप्लेन की है, यानी कि जो विक्टिम है, यानी कि प्रोसिक्यूशन उसको हम बोलते हैं, और दूसरी तरफ वो जो आरोपी है जिसको हम एक्यूज्ड बोलते हैं। और इतना तो आप जानते हो एज अ लॉ स्टूडेंट की प्रोसिक्यूशन के जो काम होता है, प्रोसिक्यूशन जो एडवोकेट होते हैं प्रोसिक्यूशन के, उनका काम होता है एक्यूज्ड को सजा दिलवाना, और एक्यूज्ड का जो एडवोकेट होता है उसका काम होता है एक्यूज्ड को सजा से बचाना। ये दोनों लड़ते रहते हैं। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने की कोशिश करता है, एक्यूज्ड मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और जज जो होता है वो एक अंपायर बन के बैठा होता है, मैच देख रहा होता है कि देखो दोनों में से कौन जीतता है। अगर प्रोसिक्यूशन जीता तो एक्यूज्ड को सजा, और अगर एक्यूज जीता तो वो बाहर। हमारे इंडिया में यही चलता है, और ऐसा नहीं कि ये इंडिया में ही चलता है स्पेसिफिकली, ये और भी बहुत सारी कंट्रीज में चलता है। दिस सिस्टम इज नोन एज एडवर्सेरियल सिस्टम। इसको एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कहा जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे इसके कुछ पॉइंटर्स लिख के रखे हैं। हमने ये सिस्टम कहां से बोरो किया, फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स। अंग्रेज लोगों के देन है हमारे पास बहुत सारे कानून, ये भी वहीं से हमने लिया था, हमने वहीं से इनहेरिट किया था इसको। हम इसको आज तक इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे वो वाले पॉइंटर्स भी मैंने लिखे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग देयर क्लाइंट्स पोजीशन इन कोर्ट बिफोर अ न्यूट्रल एम्पायर कॉल्ड जज। वो जज जो है ना, वो एक न्यूट्रल एम्पायर होता है, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं लगा सकता, उसको वही फैसला देना पड़ेगा जो ऑन रिकॉर्ड उसके सामने है। वहां उसको अपना मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाता है, वो बिल्कुल अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हैं, बट उन्हें जो जजमेंट देने होते हैं वो उस बेसिस पे देने होते हैं जो मटेरियल एविडेंस उनके सामने लॉयर्स या फिर एडवोकेट्स ने रखे होते हैं। और इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ केसेस में आपको लगता है कि यार इसमें तो क्लियर क्लियर दिख रहा है कि मर्डर किया है इस आदमी ने, फिर भी जज ने इसको छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ दिया, जज खुद बोलता है यार मुझे भी पता है मर्डर किया है इसने, बट प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन प्रूव ही नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि ये एक प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूशन हैज टू prove the case beyond reasonable doubt because the benefit of doubt is always given to the accused। आप इस चीज को मार्क कर लेना, समझ लेना कि डाउट का बेनिफिट हमेशा एक्यूज्ड को मिलता है। यानी कि प्रोसिक्यूशन अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट केस साबित नहीं कर पाता तो जो जज है वो खुद कुछ नहीं कर सकता,
उसे मजबूरी में एक्यूज्ड को छोड़ना पड़ेगा। अब एक और चीज कि ये जो एडवर्सरियल सिस्टम होता है इसमें जज एक पैसिव रोल प्ले करता है। पैसिव रोल का मतलब होता है कि उसको खुद को अपनी एक्टिविटी दिखाना ही नहीं, उसको बस वही करना है जो ऑन रिकॉर्ड उसके सामने चीजें रखी हुई उसको दिख रही है बस। सो ही प्लेज अ पैसिव रोल। अब इसका एक अपोजिट सिस्टम होता है जिसको हम इंक्विसिटोरियल सिस्टम कहा जाता है, जो हमारे इंडिया में नहीं चलता, बट हाँ यूरोप में और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट जैसे कि सोवियत यूनियन, रशिया वगैरह हुआ, वहां पे जरूर ये चलता है। यहाँ पे जो ट्रायल जज होता है ना, उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ही ओनली डिस्कवर द ट्रूथ। लॉयर कुछ भी कर रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, जज को यहाँ पे खुद सच्चाई ढूंढना होती है। यहाँ पे जज की मदद करते हैं पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं केस का, और इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो जज को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जज खुद उस इन्वेस्टिगेशन को देखता है, क्रॉस चेक करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाता है, तब कहीं जाके जज खुद इस चीज को डिसाइड करता है कि क्या सच में एक्यूज ने वो क्राइम किया या नहीं किया है। एक सबसे अच्छा बेनिफिट इस सिस्टम का कि इट टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू एडवर्सेरियल सिस्टम। हमारा जो एडवर्सेरियल सिस्टम होता है इसमें लॉयर्स लोग ना केस को इतना घसीट देते हैं लंबा कि एक केस 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल चल जाता है। एक हमारा ही रिसेंट केस था जिसमें मैं खुद था, अपियर भी हो रहा था, हमने उसको 22 साल चला दिया केस को। तो ये एडवर्सरियल सिस्टम में सबसे बड़ी चीज यही होती है, इसका टाइम बहुत लगता है। बट इन्क्विसिटोरियल सिस्टम को आप देखोगे तो इट टेक्स वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू एडवर्सरियल सिस्टम। अब इतना आपको याद रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या कि दोनों सिस्टम हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इंडिया में क्या फॉलो होता है उसको एडवर्सरियल सिस्टम बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस बने हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये सिस्टम क्लियर है, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब वापस से हम आईपीसी पे आ गए, वो भी आईपीसी का ही था बट थोड़ा बाहर से था। अब आईपीसी के अंदर जा रहे हैं हम। देखिए, आपने देखा होगा कि हर एक्ट जब हम शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज होती है उस एक्ट के अंदर वो होता है उसका प्रियम्बल, यानी कि बेयर एक्ट को खोलते से ही जो पहली चीज ऊपर लिखी होती है वो लिखा होता है प्रियम्बल। आप लोगों ने बेयर एक्ट अपने पास रख रखा होगा, देखिए उसमें प्रियम्बल लिखा है। उस प्रियम्बल में क्या लिखा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रूव अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया इट इज एनेक्टेड एज फॉलोज। आपने दूसरे एक्ट के प्रियम्बल देखे होंगे, काफी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे अपना प्रियम्बल तो कितना छोटा है, बस इतना लिख दिया है कि ये एक जनरल पीनल कोड है। अपन इसका सीधे सीधे सिर्फ एक निचोड़ निकाल लेते हैं कि प्रियम्बल बोलना क्या चाह रहा है। प्रियम्बल ये बोलना चाह रहा है कि आईपीसी हमारे लिए एक जनरल पीनल कोड है। क्या है, जनरल पीनल कोड। अब आप सोचोगे जनरल सर पीनल कोड क्या होता है, पीनल कोड का मतलब होता है एक ऐसा कोड ऑफ लॉ जिसमें क्राइम हो, ऑफेंसेस के बारे में बताया हो और उनकी पनिशमेंट के बारे में बताया हो। तो कभी भी याद रखना, पीनल कोड का मतलब होता है कोई भी ऐसा कोड जिसके अंदर क्या क्या क्राइम होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी पनिशमेंट क्या है, ये लिखा होता है। हमारे इंडिया में, अपने इंडिया में, हमारे मतलब अपने इंडिया में सिर्फ इंडियन पिनल कोड ही एक ऐसा कोड है जिसमें सारे क्राइम को डिफाइन किया है और उनकी पनिशमेंट को बताया गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल तो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी बात करते हैं चैप्टर्स की। मैंने आपको क्या बताया, कितने चैप्टर है आईपीसी में, फटाफट रैपिड जल्दी से आंसर दो, कितने चैप्टर है आईपीसी में? 23। अब देखो, हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। हर एक लॉ का, हर एक एक्ट का जो पहला चैप्टर होता है मोस्टली वो इंट्रोडक्शन ही होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जो आपको आईपीसी से इंट्रोड्यूस कराता है आईपीसी के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक है वो क्या है, चैप्टर 1 to 7 क्या कहते हैं हम इनको, जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स। अब जनरल प्रिंसिपल्स में सारी वो बेसिक चीजें आ जाएगी जो हम यहाँ पे अभी स्पेसिफिक ऑफेंसेस को अप्लाई करने के पहले देखा करेंगे। चैप्टर 1 नाम है इंट्रोडक्शन और सेक्शन इसमें है टोटल 5, 1 से लेकर 5 तक। अब मैं आपको एक बिना बेरेक के पहले फटाफट ऊपर ऊपर से बता दूं सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 बताता है कि आईपीसी का नाम क्या है, मतलब इस कोड का नाम क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है, कहां तक अप्लाई होता है। सेक्शन 2 आपको बताता है क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में, ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी कि अगर इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस आप करते हो तो आपकी उस पर क्या लाइबिलिटी बनती है, व्हाट इज योर क्रिमिनल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू दैट ऑफेंस, अगर आपने वो इंडिया में किया है तो। सेक्शन 3 और 4 जो है वो बात करता है आईपीसी के ऑपरेशन को बियॉन्ड इंडिया ले जाने की, यानी कि इंडियन पिनल कोड जो है
वो इंडिया में तो अप्लाई होता ही है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस करते हो तो उसमें आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या रहेगी, वो सेक्शन 2 में दिया है। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस करते हो तो उसमें क्या आईपीसी अप्लाई होगा या नहीं होगा, सेक्शन 3 और 4 हमें उसके बारे में बताएंगे। और सेक्शन 5 जो है वो सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है कि आईपीसी किन किन चीजों को अफेक्ट नहीं करेगा। सेविंग का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज आईपीसी से इफेक्ट नहीं होगी, कोई कौन सी चीज आईपीसी से सेफ है, ये सेविंग क्लॉज होता है। ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। अभी अपन इसको ना थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 1 हम देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इस कोड का नाम क्या है और ये अप्लाई कहां होता है। तो देखो, नाम तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड। ठीक है, साल है इसका 1860। ठीक है, और ये कौन सा एक्ट 1860 का? 5 5 की 45? 45 सर, वो 45। नेटवर्क प्रो। ओके ओके, 45 करेक्ट। अब देखो, सेक्शन 1 में मैंने बता दिया कि इसको इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, 1860 का एक्ट है, एक्ट नंबर 45 है। बात करें इसकी एक्सटेंट यानी कि एप्लीकेबिलिटी की, कहां कहां अप्लाई होता है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपके बेयर एक्ट में अगर लिखा हो कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो समझ लेना बेयर एक्ट पुरानी है। इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है 2019 के बाद से। ठीक है, अब एक और चीज, यहाँ पे बेयर एक्ट में क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें दी होती है, सिर्फ इसमें लिख दिया कि एप्लीकेबल इन इंडिया, बस। अब इनने डिफाइन ही नहीं करा कि इंडिया के अंदर कहां कहां। अब देखो, सिर्फ लैंड मत समझना, सिर्फ लैंड मत समझना, इसके अंदर इंटरनल वाटर भी आ गए, नदियां आ गई, लेक आ गए, कैनाल आ गए। उसके अलावा जो इंडिया के आसपास बाउंड्री पे सी होता है, जैसे कि केरल जाओगे तो केरल के वहां पे सी दिख जाएगा, गुजरात जाओगे वहां पे सी दिख जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। वहां पे भी आईपीसी अप्लाई होता है। और ऐसा नहीं है कि जितना कोस्टल एरिया इंडिया से टच होता है सिर्फ वहीं पे अप्लाई होता है। हमारा एक एक्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम जोन एक्ट 1981। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लिमिट दे रखी है, वो लिमिट मुझे याद नहीं है, बट हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर याद रखना कि किसी भी कंट्री के पास में जो उसके ओशंस और सी होते हैं, उसकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक का जो एरिया होता है वो उस कंट्री के अंदर कंसीडर किया जाता है। यानी ऐसा होता है कि हाँ, 12 नॉटिकल माइल्स करेक्ट। एक बार और क्रॉस चेक करना, 12 और 24 और भी कुछ होता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां तक भी अगर कोई ऑफेंस आप करते हो जाके, तो ये कंसीडर किया जाता है कि आपने वो ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ही किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लेना, है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि मैरीटाइम जोन नाम की भी कोई चीज होती है, और उसको जो एक्ट गवर्न करता है उसको कहते हैं मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981। चलिए, सेक्शन 1 यहीं पे खत्म करते हैं, सेक्शन 2 पे मूव करते हैं। सेक्शन 2 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेक्शन 2 में क्या होगा, कि जब आप इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कर दोगे तो वहां पे आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनेगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि इस सेक्शन की शुरुआत होती है एवरी पर्सन से। आप उसका पहला वर्ड देखोगे, लिखा है एवरी पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट अंडर आईपीसी फॉर ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एवरी पर्सन? तो इस एवरी पर्सन में सिर्फ इंडियन सिटीजन नहीं आते, इसमें नॉन सिटीजन भी आ जाते हैं। नॉन सिटीजन मतलब फॉरेनर, यानी कि कोई अमेरिकन या कोई ऑस्ट्रेलियन या कोई रशियन इंडिया में आता है और इंडिया में आके वो ऑफेंस कर देता है, इंडिया में आके वो ऑफेंस कर देता है, तो वो भी हमारे इंडिया में लायबल होगा, उसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ सेक्शन 2। क्योंकि सेक्शन 2 क्या बोलता है? देखो, एक जनरल प्रिंसिपल होता है, मैं आपको बताता हूं। जो एक क्रिमिनल लॉ होता है ना, उसका एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल होता है कि क्राइम जिस पर्टिकुलर एरिया में किया गया है, वो एरिया में अगर वो चीज क्राइम कहलाती है, तो उस एरिया की जो गवर्नमेंट होती है वो आपको क्रिमिनली लायबल मानेगी। चाहे फिर आप किसी भी कंट्री के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आप जहां खड़े होके क्राइम कर रहे हो, आप जहां खड़े होके ऑफेंस कर रहे हो, उस जगह पे ऑफेंस आपने किया है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक यस। इंफॉर्मेशन देना चाहिए था मेरे मेरे तरफ से। वो फ्रॉम सी शोर 60-80 feet is equal to 1 nautical mile. Up to 60 nautical miles is a maritime belt.
And for economical purposes, it is up to 200 nautical miles. हाँ, ऐसा ही कुछ मुझे भी याद था, Economic इसलिए Zone मैंने Act कहा था एक बार क्रॉस चेक 1972. करना। यस यस हाँ. यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। आप इसको वैसे तो याद कर सकते हो चाहो तो नॉलेज के पर्पस से, बट हाँ अपने एग्जाम्स में इसका इतना कुछ खास काम नहीं आता है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो कोस्टल एरिया के पास वाले जो स्टेट्स होते हैं वहां के एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उनको वहां का जुरिस्डिक्शन लेना होता है इस कारण से। ठीक है, तो आप लोग में से जो भी कोस्टल एरिया में रहते हो वो इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो सेक्शन 2 हो गया। यहाँ पे हमारी सेक्शन 2 की बात कंप्लीट हो गई कि सारे लोग, चाहे वो इंडिया के सिटीजन्स हो चाहे वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं हो, बट अगर इंडिया में क्राइम करेंगे, इंडिया में ऑफेंस करेंगे, तो वो यहाँ के इंडियन पीनल कोड में लायबल माने जाएंगे। और एक और चीज, एवरी पर्सन में सिर्फ इंसानों को मत समझना, कंपनी भी इसके अंदर आ गई, एसोसिएशन भी इसके अंदर आ गई, बॉडी ऑफ पर्सन भी आ गई, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये चीज आपको मिल जाएगी जब अपन पर्सन के बारे में एक डेफिनेशन आएगी इसके अंदर पर्सन की, उस पर्सन में सेक्शन नंबर 11 में आएगा वो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि पर्सन के अंदर ये लोग भी इंक्लूडेड है, कंपनी और एसोसिएशन। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर्सन में लिख दिया है ताकि आपको सेक्शन 11 में भी एक बार ये चीज याद आ जाए, सेक्शन 11 में ये दिया रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 3 पे। अच्छा, सेक्शन 2 जो है ना उसको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना जाता है, कभी आ जाए तो याद रखना। इंट्रा टेरिटोरियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर का जुरिस्डिक्शन है ना, इसीलिए। अब बात करते हैं सेक्शन 3 और 4 की। देखो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को हम साथ में रीड कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज ये आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एज द नेम सजेस्ट कि हम यहाँ पे हमारी टेरिटरी के बाहर जा रहे हैं। हमारी टेरिटरी क्या है? हमारी टेरिटरी है इंडिया, और हम उसके बाहर जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बाहर क्यों जा रहे हैं? देखो बाहर क्यों जा रहे हैं उसका भी आपको समझ में आएगा, उसके पहले मैं आपसे एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज करो एक सोल्जर है हमारी इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर है, वो नेपाल में गया जब वो अपनी ड्यूटी पे था, जब वो अपनी सर्विस पे था। सर्विस का मतलब क्या होता है कि वो इंडियन आर्मी में सर्विस तो कर रहा है ना, काम कर रहा है। तो वो जब सर्विस में था, नौकरी पे था, तो वो नेपाल में गया और उसने नेपाल में जाके क्या कर दिया? उसने नेपाल में जाके किसी का मर्डर कर दिया। हमारा इंडियन सोल्जर ऑन ड्यूटी नेपाल जाता है और नेपाल में जाके किसी का मर्डर कर देता है। तो मुझे बताओ, क्या उस सोल्जर ने कोई क्राइम किया? क्या इसे ऑफेंस माना जाएगा? क्या लगता है आपको, माना जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि उसने मर्डर जो है वो नेपाल में किया। तो देखो अकॉर्डिंग टू आईपीसी माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस इंडिया में ही कमिट किया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई उसने तो नेपाल में जाकर मर्डर किया है ना, उसको तो नेपाल की जो है वहां पे ट्राई करना चाहिए, नेपाल की पुलिस उसको पकड़ेगी। हम उसको क्यों मान रहे हैं कि उसने ऑफेंस किया है इंडिया में? जस्ट बिकॉज ही इज सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, वो एक इंडियन सोल्जर है, वो अभी भी इंडिया की आर्मी में सर्व कर रहा है, यानी कि वो बाउंड बाय इंडियन लॉ है। यानी इंडिया के जितने भी कानून है उस कानून की उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, क्योंकि नेपाल में जाके किसी का मर्डर करके उसने उस कानून की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए वो लायबल रहेगा। ये सेक्शन 3 में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, इसमें लिखा है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। यही इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ में लायबल होगा टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस उसने कहा किया इंडिया के बाहर, शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। ठीक है, कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ से बाउंड होगा, अगर वो इंडिया के बाहर जाके क्राइम करता है तो वो लायबल रहेगा, ये माना जाएगा कि उसने वो क्राइम इंडिया में ही किया। चलिए, ये तो सेक्शन 3 की बात हो गई। अभी सेक्शन 4 के अंदर आते हैं। सेक्शन 4 में 3 चीजें आती है। पहली चीज, ऑफेंसेस कमिटेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि इंडिया का कोई सिटीजन इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस करता है। ठीक है, समझना, इंडिया का सिटीजन इंडिया के बाहर जाके ऑफेंस करता है। दूसरी चीज,
कोई भी पर्सन हो, अब इस कोई भी पर्सन में देखो, पहली वाली चीज में सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा था, लेकिन दूसरी वाली चीज में एनी पर्सन लिखा था। इस एनी पर्सन में कोई भी आ सकता है। उसने किसी शिप या किसी एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस किया है जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया है। मतलब समझो कि इंडिया का कोई जहाज है, इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है, उसमें किसी बाहर के इंसान ने ऑफेंस कर दिया। और तीसरी चीज, एनी पर्सन in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resource located in India। सपोज करो कि हमारे इंडिया में कोई कंप्यूटर है, मान लो कि मैं बॉम्बे में हूं और मेरे पास कोई रिसोर्स है, कंप्यूटर रिसोर्स, और उस पर कोई अमेरिकन इंसान अचानक से हमला कर देता है। कोई अमेरिका में बैठा हुआ इंसान, मैं बॉम्बे में हूँ, इंडिया में हूँ, मेरे पास कोई कंप्यूटर रिसोर्स है, उस कंप्यूटर रिसोर्स पे कोई बाहर का इंसान हमला कर रहा है, क्योंकि वो इंसान तो इंडिया के बाहर का है, बट वो हमला जिस कंप्यूटर पे कर रहा है वो कंप्यूटर कहाँ पे है, वो कंप्यूटर इंडिया में है, तो माना जाता है कि यार हमारे यहाँ पे वो हमला कर रहा है, यानी वो हमारे यहाँ पे ऑफेंस कर रहा है। और इतना तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है ये तो, कि जगह मैटर करती है जहां पे ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजों में आप एक कॉमन चीज फिगर आउट करो कि इन तीनों चीजों में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है वो ये है कि तीनों ही केसेस में बियॉन्ड इंडिया की बात हो रही है। फर्स्ट वाले में सिटीजन इंडिया का था पर ऑफेंस बाहर कर रहा था, सेकंड वाले में सिटीजन बाहर का था, है ना, लेकिन ऑफेंस कहां कर रहा था, किसी ऐसे शिप या किसी ऐसे एयरक्राफ्ट में जो इंडिया में रजिस्टर हो। अच्छा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो शिप अभी कहां चल रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो शिप रजिस्टर कहां पे है। शिप रजिस्टर इंडिया में हो, चल भले वो चाइना में रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको एडमायरल्टी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है, एडमायरल्टी जुरिस्डिक्शन, इसको आप याद रखना। उसके बाद तीसरी चीज जो थी वो क्या थी कि पर्सन चाहे कहीं भी हो, पर्सन चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन जिस पर्टिकुलर चीज को वो टारगेट कर रहा है वो एक कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसको ऐड किया गया था आईटी एक्ट ऑफ 2008 में, इसके पहले ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं था। इन तीनों ही केसेस में वो पर्सन क्रिमिनली लायबल रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं इसको रिक्रिएट कर रहा हूँ मीटिंग को, आप लोग फटाफट से इसको रिज्वाइन कर लो तो बची हुई पोर्शन सेक्शन 5 और कवर करते हैं ताकि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से आप रिज्वाइन करना, आईडी पासवर्ड सेम रहेगा। ठीक है, चलिए।